हेलो। सो आज हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी देखें। ये क्लास 11 का ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं। ये सारे टर्म्स ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है एंड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो जिस कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है उसे हम क्या कहते हैं? एल्केन्स। सो एल्केन्स आर नथिंग बट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। सो पहले हम एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एल्कीन और एल्काइन एक साथ। सो एल्केन किसको कहते हैं? हम लोग अभी हमने देखा कि एल्केन का मतलब होता है सैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका वेल नोन एग्जांपल, अगर कार्बन का वैल्यू मैं बोलूं, एक कार्बन हो तो उसका वैल्यू होता है CH4। इसका नाम क्या होता है? मीथेन। दो कार्बन का कंपाउंड अगर देखें हम लोग तो होता है CH3 और इसे हम लोग कह सकते हैं C2H6। दिस इज इथेन। तीन कार्बन का अगर हम कहें, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3 और इसे हम लोग लिखते हैं C3H8, दैट इज प्रोपेन। तो अगर यहां से हम एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या जनरल फॉर्मूला बनेगा एल्केन का? इसको हम लोग कह सकते हैं CN अगर हो रहा है तो H कितना हो रहा है? देखो 2N+2 हो रहा है, 2N+2। ये हो सकता है। तो n का वैल्यू 1 बिठाओ, देखो 1, तो 2 इंटू 1, 2+2 4। n इज इक्वल टू 2, सो 2 इंटू 2 4+2 6। n इज इक्वल टू 3, सो 3 इंटू 2 6+2 8। सिमिलरली n इज इक्वल टू 4 के लिए हमारा क्या बनेगा बताओ? C4 होगा और H 4 इंटू 2 8+2 10। सो दिस इज ब्यूटेन। तो ये फॉर्मूला अगर हमें याद रहे ना इसका, तो हम इससे किसी भी कितना भी नंबर का कंपाउंड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्टेन का मुझे फॉर्मूला चाहिए, C8 अगर हो तो C8 और H कितना होगा? 8 इंटू 2, दैट इज 16+2 18। दिस इज ऑक्टेन। सो दिस इज होमोलोगस सीरीज। इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज, इस फॉर्मूला को यूज करके जो हम सीरीज बनाते हैं। तो ये था एल्केन नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब सीधे हम लोग आएंगे इसका प्रिपरेशन। तो एल्केन को बनाते कैसे हैं? सबसे पहला याद रखेंगे हम लोग, फ्रॉम एल्कीन एंड अल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइंस से कैसे बनाएंगे? एल्कीन्स एंड एल्काइंस को हम लोग क्या कहते थे? अभी मैंने बताया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इससे कैसे बनाया जाए? तो इससे बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रिडक्शन। यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे उसे हम लोग हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब भी होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों टर्म में थोड़ा सा अंतर है। रिडक्शन का जनरल मतलब होता है, देखो हाइड्रोजिनेशन का जनरल मतलब होता है कि हाइड्रोजन को ऐड कर देना। रिडक्शन का भी मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड कर देना या फिर ऑक्सीजन को वहां से रिमूव कर देना। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है। रिडक्शन पूरा टर्म है, हाइड्रोजिनेशन एक पार्ट होता है रिडक्शन का। हमें क्या याद रखना है कि यहाँ रिएजेंट क्या यूज होता है।
तो आप लोग एक बार रिएजेंट देख लोगे तो कभी भी मैं बोलूँ कि इसका हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन कर दो, आप सेम रिएजेंट को बार बार यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमें याद होना चाहिए रिएजेंट। तो यहाँ जो रिएजेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन गैस, हम लोग यूज करते हैं, प्लस इसके साथ एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट हम लोग ले सकते हैं प्लैटिनम और पैलेडियम और निकेल, तीनों में से कोई एक ले लो चलेगा। तो दिस इज हाइड्रोजिनेशन रिएजेंट। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक सिंपल सा एल्कीन ले लो, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया हमने, दिस इज इथीन। इसमें हम ये रिएजेंट ऐड करेंगे हाइड्रोजन प्लस, सपोज मैंने प्लेटिनम लिया, तुम लोग चाहो तो सब लिख सकते हो, एक लिखने से भी चलेगा। तो यहाँ क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा कुछ इस तरीके से, और इन दोनों कार्बन के पास एक एक हाथ फ्री हो गया। ये जो हाथ फ्री हुआ इसमें ये हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से गंदा तरीके से तो नहीं लिख सकते इसको, हम लोग थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो क्या होगा, CH3 ऐसे लिख सकते हैं इसको। सो दिस इज नथिंग बट इथेन। सो हमने एल्केन बना लिया एल्कीन से। Isn't it? एक और एग्जांपल देखते हैं अगर ये समझ में नहीं आया तो। सपोज CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या कह सकते हैं हम लोग, अगर नोमेनक्लेचर आता है तो बोल सकते हो आप लोग ब्यूट 1 इन। इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम और निकेल। देन व्हाट हैपन, जहां डबल बॉन्ड दिखे, ट्रिक यही है, जहां डबल बॉन्ड दिखे उसका दोनों हाथ क्लियर करो और वहां पे इसे ऐड कर दो। तो इन दोनों यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड है तो इन दोनों का एक एक हाथ, मैं यहाँ स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इन दोनों का एक एक हाथ खाली होगा और यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। सो दिस विल बी लुक लाइक दिस, CH3CH2, स्टार मार्क के वहां पे एक हाइड्रोजन ऐड करो, CH था तो ये हो गया CH2, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस बिकम CH3, दिस बिकम ब्यूटेन। Now, same thing will happen with alkynes also. For example, alkyne लेते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं इथाइन और इसी का नाम होता है एसिटिलीन, एसिटाइलीन। ओके, सेम रिएजेंट ऐड करना है हमें। यहां देखो तीन डबल बॉन्ड, सॉरी तीन बॉन्ड है, तो इनिशियली क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा जैसे पहले होता था और इनका एक एक हाथ खाली होगा, उसमें ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ये हाइड्रोजन है और प्लेटिनम अभी भी अवेलेबल है, फिर से इसका एक और बॉन्ड खुल जाएगा, ये तो पहले से इस तरीके से है, इसका एक और हाथ खाली हो गया और इसमें ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो है फिर से ऐड हो जाएगा। तो ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है, लेकिन हम लोग इसको चाहे तो एक बार में ही बोल सकते हैं कि सारा बॉन्ड टूट गया और जितना हाइड्रोजन चाहिए था डाल दिए, आप लोग एक स्टेप में भी दिखा सकते हो। तो ओवरऑल इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3CH3। सो इथाइन से पहले इथीन बना और इथीन से तुम लोग को इथेन बनाना आता ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ठीक है, सेकेंड जो प्रिपरेशन हमारा है वो है फ्रॉम एल्काइल। एल्काइल हैलाइड कैसा कंपाउंड होता है, एल्काइल हैलाइड होता है जहां पे एक एल्काइल ग्रुप होता है और एक हैलोजन ग्रुप होता है, इसे हम लोग एल्काइल हैलाइड कहते हैं। याद रखना यहाँ आर का मतलब है एल्काइल ग्रुप और एक्स का मतलब है हैलोजन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एल्काइल ग्रुप का मतलब CH3, C2H5
एंड सो ऑन। तो यहां जो हम लोग करते हैं उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। यहां हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब इस हेलोजन को हटा के इसके जगह एक हाइड्रोजन बैठा देंगे। सो ये एक तरह का, याद रख सकते हैं, ये एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आरएक्सएन मीन्स रिएक्शन। सो एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल CH3Cl, इसे हम लोग कहेंगे क्लोरो मीथेन। इसमें हम लोग डालेंगे हाइड्रोजन, और रिएजेंट मैंने बताया था, याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसका रिएजेंट होगा हाइड्रोजन के साथ जिंक प्लस HCl। ओके, ZnHCl, जिंक और HCl को डालते हैं, रिएजेंट याद रखना। तो क्या होगा, यहां से ये क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन HCl बना दिया, और एक हाइड्रोजन जो बचा हुआ है वो इस क्लोरीन की जगह बैठ जाएगा। CH3 था, एक और हाइड्रोजन आ गया, CH4 हो गया, दैट इज कॉल्ड मीथेन। Take another example, CH3, CH2, Br, this is called bromoethane. Same reagent, hydrogen, zinc, HCl. So what happened? ये बनेगा CH3, CH3 and HCl. This is ethane. आई होप ये क्लियर हुआ होगा कैसे हम लोग बना रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है Wurtz reaction. It is a name reaction, very important, very, very important. Okay, this is WURTZ, Wurtz reaction. इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन जब भी कोई नेम रिएक्शन आ जाए ना तो उसका स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। तो इसका स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग लिखो। वुर्ट्ज रिएक्शन क्या होता है? व्हेन सिमेट्रिक अल्काइल हैलाइड, व्हेन सिमेट्रिक अल्काइल हैलाइड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लो, सिमेट्रिक अल्काइल हैलाइड मतलब दोनों तरफ सेम। अगर ये ब्रोमोमीथेन है तो इधर भी ब्रोमोमीथेन। When symmetric alkyl halide react with sodium metal in presence of dry ether, then alkane is produced. Then alkane is produced. देखो क्या हुआ, ये ब्रोमीन जो है इस सोडियम के साथ निकल जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा था 2NaBr निकल गया। जो बाकी बात बचा है वो CH3 है एंड CH3, इसको आपस में जोड़ दो, CH3 CH3। तो हमने क्या बोला, व्हेन सिमेट्रिक अल्केन रिएक्ट विद सोडियम मेटल in presence of dry ether, then alkane is produced having double the number of carbon in the parent molecule. मैंने डबल क्यों बोला, देखो डबल बोलने का रीजन ये है कि ये है ब्रोमोमीथेन, ये है मेरा पेरेंट मॉलिक्यूल। ये ब्रोमोमीथेन दो मॉलिक्यूल हम लोग खरीद के दो मॉलिक्यूल तो डाल नहीं सकते। चीज को समझो क्या हो रहा है। हमारे पास मान लो एक कंटेनर है जिसके अंदर हमें रिएक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर ब्रोमोमीथेन डालेंगे, हम इसके अंदर सोडियम मेटल डालेंगे, हम इसके अंदर ड्राई ईथर डालेंगे, और ये रिएक्शन खुद ब खुद होगा। ये हम लोग समझाने के लिए ले रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल इसका आपस में कैसे रिएक्ट करता है। तो मैंने पेरेंट मॉलिक्यूल जो था मेरे पास था CH3Br, और इसके अंदर रिएक्शन होने के बाद मेरे को आउटपुट मिल रहा है CH3CH3। तो मैं कह सकता हूं कि इसका पेरेंट मॉलिक्यूल में एक कार्बन था और इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें दो कार्बन है। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डबल द कार्बन चेन। तो इस रिएक्शन को अगर कभी बुक में ऐसे दिया हो तो कंफ्यूज मत होना,
अगर इसको ऐसे लिखा हो CH3Br और Na और यहाँ पे ड्राई ईथर और यहाँ पे आउटपुट में लिख देगा CH3 तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सही है रोड मैप में। ऑर्गेनिक में याद रखना कि बैलेंसिंग जरूरी नहीं होता। तुम लोग बोलोगे बैलेंस कहाँ है सर, ये तो बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए तो यहाँ 2 देना होगा, यहाँ 2 देना होगा, तब बैलेंस होगा। देखो बैलेंसिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरी नहीं होता है। अगर बैलेंस करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बैलेंसिंग इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ओके, so this is the glory, this is the beauty of this reaction, which reaction that पेरेंट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूल है वो डबल द कार्बन चेन हो जाता है। इसका एक लिमिटेशन भी है, इसका एक प्रॉब्लम है, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते जब एसिमेट्रिक अल्काइल हैलाइड हम लोग यूज करेंगे। एक लिमिटेशन हम लोग सीखते हैं। इसका एक लिमिटेशन देखते हैं। इसका लिमिटेशन है सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर एसिमेट्रिक अल्काइल हैलाइड यूज कर ले हम लोग, फॉर एग्जांपल CH3Br और इधर हम लोग यूज कर रहे हैं ब्रोमोमीथेन और यहाँ यूज कर रहे हैं ब्रोमोइथेन, ठीक है, इधर यूज कर रहे हैं ब्रोमोमीथेन, यहाँ यूज कर रहे हैं ब्रोमो इथेन, तो कौन बताएगा मुझे कि इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट। सो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर हम ये रिएक्शन करेंगे तो जैसे पहले होता था, ये ब्रोमीन को और इस ब्रोमीन को ये सोडियम लेके निकल जाएगा और हमारा बना देगा NaBr। ओके, नो इश्यूज, ठीक है। तो ये इधर का CH3 और इधर का CH2 CH3 आपस में जुड़ जाएगा, तो बन गया प्रोपेन। स्टोरी खत्म? नहीं, मैं बोल रहा हूं इसके साथ साथ ये भी बनेगा, CH3 भी बनेगा, मीन्स इथेन भी बनेगा। इसके साथ में ब्यूटेन भी बनेगा, CH3 CH2 ये भी बनेगा। अब तुम लोग मुझे बताओ कि कैसे हो सकता है, सोचो थोड़ा सा कि ये और ये कहाँ से बन गया। और मैंने लिमिटेशन में बोल दिया कि अगर मैं एसिमेट्रिक अल्काइल हैलाइड यूज करता हूं तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जा रहा है। और ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये ऐसा कैसे हुआ, कौन समझा पाएगा? सोचो। ओके, सो कैसे बना जरा सा सोचते हैं। मैंने क्या किया था, रिएक्शन करना था मुझे। मैंने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर डाल दिया ब्रोमोमीथेन, इसके अंदर डाल दिया ब्रोमोइथेन, इसके अंदर डाल दिया हमने सोडियम मेटल और यहाँ सॉल्यूशन है ड्राई ईथर प्रेजेंट। तो मुझे बताओ कि क्या क्या गिन के तुम लोग एक एक मॉलिक्यूल डाल सकते हो? कोई भी इंसान एक मॉलिक्यूल अंदर डाल सकता है क्या? जब भी हम लोग इसको डालते हैं इसका 1000 लैक्स एंड लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल अंदर जाता है ना? तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसका 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर जाए सोडियम मेटल के साथ? सिमिलरली इसका 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर जाए, क्योंकि लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा 2 मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर गया होगा और बना दिया होगा CH3 प्लस 2NaBr। सिमिलरली ऐसा 2 मॉलिक्यूल CH3 CH2Br ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर गया होगा और बना दिया होगा ब्यूटेन। So instead of a single product, mixture of product is formed if we use asymmetric alkyl halide. This is the limitation of Purge reaction.
नेक्स्ट प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं। आई थिंक ये कितना था, वुर्ज रिएक्शन थर्ड था, फोर्थ। फोर्थ प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सॉल्ट से कैसे बनाते हैं। तो यहाँ दो प्रोसेस अवेलेबल है हमारे पास। एक प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डी कार्बो ऑक्सीलेशन, डी कार्बो ऑक्सीलेशन प्रोसेस। दूसरे का नाम है, एक नेम रिएक्शन है, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, दो तरीका होता है जिससे हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका फोर्थ के अंदर जो है पहला देखते हैं, डी कार्बो ऑक्सीलेशन क्या होता है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना आसान इसलिए होता है कि यहाँ पे हर एक नाम अपने में पूरा डेफिनेशन होता है। डी कार्बो ऑक्सीलेशन, डी वर्ड हमेशा आता है कुछ रिमूव करना हो तो हमें क्या रिमूव करना है। हमें रिमूव करना है कार्बन और ऑक्सीजन। तो अगर किसी मॉलिक्यूल से कार्बन और ऑक्सीजन को हम निकाल दिए, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिए, तो उसे हम लोग कहते हैं डी कार्बो ऑक्सीलेशन प्रोसेस। इसके लिए जो रिएजेंट यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं सोडा लाइम। याद रखोगे, NaOH प्लस CaO प्लस हीट, दिस इज योर दिस इज योर reagent. So took an example. सपोज हम लोग यहाँ पे एसिटिक एसिड लेते हैं CH3COOH। अच्छा हाँ, जब भी रिएक्शन लिखो तो उसके नीचे नाम जरूर लिखना। अगर नाम नहीं लिखोगे लोग तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसके हम अंदर हमने रिएजेंट डाला NaOH प्लस CaO एंड हीट। डेल्टा सिंबल का मतलब हीट होता है। ओके, इसका मतलब हीट होता है। देन क्या होगा, यहां से ये कार्बन और ऑक्सीजन निकाल दो, CO2 रिमूव कर दो। बाकी क्या बचा है हमारे पास, ये CH3 बचा है और ये H बैट बचा है। इसको आपस में जोड़ दो, बन गया मीथेन। अच्छा, अगर तुम लोग अभी तक नोट किए होगे इस बात को तो पता होगा कि ये रिएक्शन जो है इसको हम लोग यूज करते हैं कार्बन चेन को डिक्रीज करने के लिए। कैसे देखो, जो पेरेंट कार्बन था हमारा, ये रहा हमारा पेरेंट कार्बन मॉलिक्यूल। इसमें कितने सारे कार्बन थे, इसमें दो कार्बन थे। इसका नाम था इथानोइक एसिड। एसिटिक एसिड का और एक नाम है इथानोइक एसिड। सो इथेन वर्ड रिलेटेड है और यहां से हमारा मीथेन बन रहा है। तो कार्बन चेन को घटाने के लिए डीकार्बो ऑक्सीलेशन प्रोसेस करते हैं। और चीज हम लोग यहाँ देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज CH3CH2COOH। सो दिस इज प्रोपेन ओइक एसिड। We use the same reagent NaOH CaO and hit, तो ये CO2 निकल जाएगा यहाँ से, और जो बचा है उसको जोड़ दो, CH3 एंड CH3, सो इथेन। देखो, यहाँ 3 कार्बन का कंपाउंड था, यहाँ 2 कार्बन का कंपाउंड। हमेशा एक कार्बन घट जाता है डी कार्बो ऑक्सीलेशन प्रोसेस में, और इसे हम लोग स्टेप डाउन कन्वर्शन में यूज करेंगे जब हमें कार्बन चेन कम करना होगा तब। ओके, सो द नेक्स्ट इज कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। हमने यहाँ पे पढ़ा है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एक तरह का इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड होता है। इसको कोलबेज मेथड भी कहते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं।
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स को हम लोग कैथोड कहते हैं। इसका नाम क्यों पड़ा है ऐसा? क्योंकि पॉजिटिव पोल के पास जो है उसके पास नेगेटिव चार्ज मूव करेगा यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज को हम लोग एनायन बोलते हैं, तो एनायन से एनोड आया। सिंपली याद रखो कि तरीका क्या है, एनायंस मूव्स टुवर्ड्स एनोड, और कैथोड के पास कौन जाएगा, कैटायंस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस का बेसिक ये है। देखो इसके अंदर एक हमने लिया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ तुम लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताओ कि हम लोग यहाँ पे सॉल्ट क्यों ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं ले रहे। हिंट्स देता हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट में आ जाओ। चलो आंसर बताता हूं मैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पार्शियली डिसोसिएट होता है, पूरा टूटता नहीं है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूट जाता है। तो एसिटिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो पूरा नहीं टूटेगा, जबकि ये सोडियम एसीटेट जो है, सोडियम एसीटेट, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ये फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहाँ प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए हम लोग इसका सॉल्ट यूज करते हैं ना कि एसिड। ओके, सो देखो सोडियम एसीटेट को मैंने जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पास किया तो ये अपना कैटायन और एनायन में टूट गया। साथ ही साथ यहाँ पे पानी भी अवेलेबल है, वो भी टूटेगा कैटायन और एनायन में, वो बात का बात है। उसको चाहो तो तुम लोग दिखा सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, बट बेटर यही ऑप्शन होता है कि हमेशा पूरा रिएक्शन को शो करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी अवेलेबल है, और ये वाटर मॉलिक्यूल भी आपस में टूटेगा और H प्लस और OH माइनस बनाएगा। अब रेस लगेगा। ठीक है, अब देखो कैट, यहाँ पे दो कैटायन है दो एनायन है, अब रेस लगेगा। इस रेस में पहले एनायंस का बात करते हैं। देखो यहाँ CH3CO माइनस है और OH माइनस है, इन दोनों में रेस लगेगा कि कौन पहले एनोड के पास पहुंचेगा। तो इसका एक सीरीज आता है बहुत बड़ा, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल बस इतना याद रखो कि रेस में ये जीतेगा और ये पहुंच जाएगा एनोड के पास। ठीक है, एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, तो एट एनोड क्या होने वाला है हमारे पास, एनोड पे पहुंच गया CH3CO माइनस। कैथोड या एनोड पे होता क्या है, चार्ज एक्सचेंज होता है। तो ये वहां से पहुंच गए एनोड के पास अपना नेगेटिव चार्ज लेके, तो एनोड क्या करेगा, बोलेगा अच्छा तुम्हारे पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, एक काम करो ये नेगेटिव चार्ज निकाल दो, तो वहां से ये नेगेटिव चार्ज को निकाल देगा और ये अनचार्ज फॉर्म में बैठ जाएगा। अब तुम लोगों को पता होगा कि ये चार्ज क्यों आता है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट बैलेंस करने के लिए, जैसे ये चार्ज निकल जाता है यहाँ से ये अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल चीज ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसा दो मॉलिक्यूल जैसे ही बना, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में जैसे ही बनेंगे ये आपस में रिएक्ट करके अपने आप को स्टेबल करने के लिए CH3 आपस में जुड़ जाएगा, और ये जो CO2 है दो मॉलिक्यूल ये यहाँ से निकल जाएगा। सो फाइनली एनोड पे ये अनस्टेबल कंपाउंड हमारा इथेन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है। कैथोड पे क्या होता है ये बात की बात है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन प्रोडक्ट हमारा इथेन प्रोड्यूस हो गया। चलो कैथोड पे जरूरी तो नहीं है लेकिन दिखा दो, एट कैथोड, कैथोड पे भी रेस लगा सोडियम और हाइड्रोजन में, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज पोटेंशियल का जो सीरीज होता है उस बेसिस पे हाइड्रोजन पहुंचता है कैथोड पे। ये जब मैं तुम लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मेटलर्जी वगैरह, उस वक्त मैं ये पूरा सीरीज दिखाऊंगा कि कौन क्यों पहुंचता है, इसका रीज़न क्या है, उतना डिटेल में अभी नहीं जाते।
तो हाइड्रोजन पहुंचा, और हाइड्रोजन जैसे ही कैथोड पे पहुंचा वहां देखा कि इसके पास तो चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया कि बोला लो कुछ इलेक्ट्रॉन लो, तो अनस्टेबल हो। अब ये क्या होगा, ये जैसे ही चार्ज रिमूव हुआ अनस्टेबल हो गया। ऐसा दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलके हाइड्रोजन गैस बनाते। सो जो मेरा मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बना कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का आउटपुट में, वो है इथेन प्लस हाइड्रोजन गैस। आई होप प्रिपरेशन जो है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टी से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं। कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसका हमें याद रखना है वो ये है कि एल्केन जो होता है आर नॉन पोलर। और ये ऑब्वियस है, पोलैरिटी मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत हाई होता है तब जाके पोलर नॉन पोलर कंपाउंड बनते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कहाँ, कार्बन कार्बन आपस में सब ऐसे जुड़े हुए हैं, और हाइड्रोजन में उतना ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो ये जो होता है ये नॉन पोलर नेचर का हो जाता है। अब जैसे ही मैंने इसको नॉन पोलर बोल दिया तो सॉल्युबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग क्या कह सकते हो कि पोलर चीज पोलर में सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सब्सटेंस में सॉल्युबल होता है। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूशन। इसका वेल नोन अगर दिमाग में ना आए तो याद रखने के लिए क्या बोल सकते हो, पेट्रोल्स। पेट्रोल जो होता है, डीजल जो होता है, ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन सी है। हायर ऑर्डर हाइड्रोकार्बन सी पेट्रोल और डीजल होता है। तो क्या ये पानी में सॉल्युबल होता है? नहीं। पानी क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट, पानी में सॉल्युबल नहीं होता। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे ईथर वगैरह हुआ, इसमें सॉल्युबल होता है। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है ईथर। ईथर इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, थर्ड चीज जो हमें याद रखना है कि इसमें किस तरह का बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा। ऐसा दो मॉलिक्यूल अगर आपस में है, फॉर एग्जांपल अगर ये रहा मेरा मीथेन और ऐसा दो मॉलिक्यूल आपस में आसपास आ गया, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा? क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करने के लिए क्राइटेरिया हमने सीखा था कि फोन क्लब से कैलकाटा इंडियन पब्लिश्ड है, ट्रिक मैंने बताया था। मीन्स फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो है यही हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पोलर है नहीं। तो जहां कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता वहां कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, मैंने बताया था। तो यहां पर एक वीक वेंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, मैंने क्या कहा था कि जब भी कोई भी वहां पे कोई भी बॉन्डिंग ना हो तो वहां पर एक वीक वेंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगा वो होगा वेंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट करेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा वीक होता है। और इसका वीक होने का रीजन से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका इसका जो वेंडरवॉल फोर्स का आउटपुट क्या हुआ, इसका फैमिली कार्बन, एक कार्बन से लेके चार कार्बन तक का, मतलब मीथेन टू ब्यूटेन, ये सारे गैस होते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं क्योंकि आपस में कोई बॉन्डिंग ही नहीं है, तो ये फ्री फॉर्म में घूम सकते हैं। थोड़ा और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओ तो पेंटेन से लेकर C17 तक जितने सारे होंगे ये सारे लिक्विड्स होते हैं, और एबॉव जो हो जाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में आते हैं। तो ये C5 से C17 के अंदर में जितने सारे स्पीसीज होते हैं ये सब कुछ हमारा पेट्रोलियम्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल्स वगैरह, वो इस कैटेगरी में आते हैं। अगर तुम लोग का नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि
लाइटर, लाइटर के अंदर जो गैस होता है जिससे जलाया जाता है दैट इज ब्यूटेन, ये रहता है लाइटर के अंदर। तो उसको हाई प्रेशर में तुम लोग बोलोगे कि सर वो तो गैस नहीं होता, वो तो लिक्विड होता है। नहीं, वो गैस ही होता है जिसको हाई प्रेशर में हम लोग इसके अंदर जब पुश करते हैं तो इतना हाई प्रेशर इसके अंदर लगाते हैं कि ये गैस जो है अंदर लिक्विड बन जाता है। और जब भी इसको हम लोग रब करते हैं तो यहाँ से गैस बाहर आता है और ये इस फ्लैश के साथ टच हो जाने से यहाँ पे आग लग जाता है। तो ये काफी इनफ्लेमेबल गैसेस होते हैं। ओके, एल्केन्स आर हाईली इनफ्लेमेबल्स। पेट्रोल आप लोगों को पता है, पेट्रोल्स और इसको यूज करते हैं और इसका गैस फॉर्म जो होता है वो भी काफी कंबस्टेबल होता है। तो ये हुआ इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अगर मैं बोलूं कि एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो। तो अब तो यही कंफ्यूज हो जाओगे कि एन, आइसो और नियो क्या होता है। ये ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिज्म के ऊपर इसका ऐसा नाम होता है। एन पेंटेन का मतलब नॉर्मल पेंटेन, इसको नॉर्मली लिख दो CH3 CH2 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 CH3। सो दिस इज एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। इसका एक ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो वो हो जाएगा आइसो, आइसोमेरिक पेंटेन। एक ब्रांचिंग बढ़ाओ, 2 डिग्री कर दो इसको, ऐसा। ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आइसोपेंटेन। और इसका अगर आयुपेक नाम बोलोगे तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और नियोपेंटेन मतलब 3 डिग्री का ब्रांचिंग, 3 डिग्री ब्रांचिंग। सो इट शुड बी लुक लाइक दिस। ये भी पेंटेन है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन का प्रोडक्ट, देखो सिंगल बॉन्ड एंड 5 कार्बन। तो इसको कहते हैं नियोपेंटेन। और इसका अगर आयुपेक नाम बोलोगे तो होगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे मैंने पूछा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किसका क्या होगा। तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एन पेंटेन का सबसे ज़्यादा होगा, देन आइसोपेंटेन का, देन नियोपेंटेन का। एनसीईआरटी में एक टेबल है उसमें ये वैल्यूज दिए हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। नाउ इसका रीजन क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। हम लोग को पता है कि यहाँ पे कोई बॉन्डिंग तो एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट अ वीक वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस वीक वेंडरवाल फोर्स, ये वीक वेंडरवाल फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उसका वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही बड़ा होगा। अब जरा मेरा कॉन्सेप्ट सोचो और यहाँ पर इस मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखो कि यहाँ पे अगर ये मैं इसको एल्केन, नॉर्मल एल्केन को अगर सपोज करो सरफेस पे रखूं तो ये ज़्यादा सरफेस घेरेगा, या फिर इसको ब्रांच करके रखूं सरफेस के ऊपर तो ये ज़्यादा जगह घेरेगा, या फिर ये जगह घेरेगा। समझने के लिए, रियल लाइफ में समझने के लिए सोचो कि मैंने एक फ्लैट पेपर को जमीन पे रख दिया, उस फ्लैट पेपर को थोड़ा सा मोड़ के मैंने जमीन पे रखा, और उस फ्लैट पेपर को मैंने बॉल बना के जमीन पे रखा। अब मुझे बताओ कि कौन सा ज्यादा जगह घेरेगा, किसका सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है। आंसर इज ऑब्वियसली दिस प्लेन पेपर, क्योंकि इस प्लेन पेपर से ज्यादा जमीन घेर सकते हैं। इसी को थोड़ा सा अगर मोड़ दोगे तो वो थोड़ा कम जगह घेरेगा, और इसको पूरा बॉल बना दोगे तो ये और कम जगह घेरेगा। यही यहाँ पर हो रहा है। ये एक प्लेन था, इसको मैंने ब्रांच किया तो थोड़ा कम जगह घेर रहा है, इसको और ज्यादा ब्रांच करेंगे तो ये और ज्यादा कम जगह घेरेगा। सो दिस इज द रीजन। यहाँ कैसे लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट, वी नो दैट एल्केन्स contain
only a weak van der Waals force of attraction between their molecules, and this van der Waals force of attraction is directly proportional to surface area of molecule. With increase in branching, surface area decreases, and hence van der Waals force of attraction also decreases. Therefore, the boiling point of normal pentane is highest and neopentane is lowest. Hence the statement. आई होप फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा. यही फिजिकल प्रॉपर्टी था, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता. ओके, सो अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का. केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब हम लोग अब एल्केन यूज करेंगे और इसमें कुछ रिएजेंट डालेंगे और ये हमारा फाइनली कुछ प्रोडक्ट बनाएगा. इस तरीके का रिएक्शन को हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैलोजिनेशन. इसका पहला केमिकल प्रॉपर्टी है नंबर 1, हैलोजिनेशन. और इसी को बुक में लिखा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन. तो हैलोजिनेशन क्या होता है? जब भी हम किसी एल्काइल हैलाइड एल्केन में हैलोजन ऐड करेंगे, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फ्लोरीन जनरली यूज नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जो इक्विपमेंट यूज हम करते हैं उसको भी खराब कर देता है. तो सपोज क्लोरीन को हम लोग अगर एल्केन के साथ यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट. देखना बुक में सनलाइट की जगह एच न्यू लिखा है. एच न्यू का मतलब ही हम लोग पढ़ चुके हैं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, दैट सनलाइट जो होता है वो छोटा छोटा पार्टिकल से बना होता है, क्वांटम मैकेनिक्स, और उसका एनर्जी होता है एच न्यू. तो एच न्यू इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सनलाइट और लाइट. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा देगा. उल्टा प्रोसेस देखो, जस्ट उल्टा इस प्रोसेस का हम लोग प्रिपरेशन में देखे थे. यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, हमारा ये क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन बैठ जा रहा था तो हमारा एल्केन बन रहा था. इसका उल्टा यहाँ हो रहा है. यहाँ क्या होगा, यहाँ से CH4 से एक हाइड्रोजन को क्लोरीन लेके चला जाएगा. इसमें का एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेके चला गया, हाइड्रोजन गया, यहाँ से एक क्लोरीन गया. ये एक क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ बैठ जाएगा. सो इट इज अ सब्स्टिट्यूशन. CH3 और उस हाइड्रोजन को हटा के खुद बैठ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया. तो हमारे पास था मीथेन और अब हमें मिल रहा है क्लोरोमीथेन. इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक तरह का चेन रिएक्शन है. ये रुकता ही नहीं है, शुरू एक बार हो जाए तो खत्म ही नहीं होगा. मतलब जैसे ही क्लोरोमीथेन बना, जैसे ही क्लोरोमीथेन बना, तुम तो वही बात है कि तुम गिन के एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल तो डाल नहीं सकते, वहां पे लाखों लाखों मॉलिक्यूल है. तो एक ऐसा क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ ये जो प्रोड्यूस्ड क्लोरोमीथेन है ये रिएक्ट कर जाएगा. मैं समझा पाया? ऐसा बहुत सारा क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, उसके साथ ये प्रोड्यूस जो क्लोरोमीथेन है वो वापस रिएक्ट हो जाएगा. सनलाइट अभी भी अप्लाइड किया हुआ है, फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह एक और क्लोरीन बैठ जाएगा. व्हाट आई मीन टू से, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, एक क्लोरीन पहले से था और एक क्लोरीन बैठ गया, फिर से HCl निकल गया. ये रिएक्शन रुकता भी नहीं है, यहाँ भी नहीं रुकेगा. अब हमारा बन गया है डाइक्लोरोमीथेन. 1,1 डाइक्लोरो. नाम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, इसलिए नोमेनक्लेचर में बार बार बोलता हूँ, रिकैप करो. 1,1 डाइक्लोरोमीथेन. ये रिएक्शन यहाँ भी नहीं रुकेगा क्योंकि अभी भी मेरे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल बहुत सारा है और एच न्यू है, तो ये प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट है वापस रिएक्ट करेगा. देखो ये जो प्रोडक्ट मेरा अभी बना ये फिर से रिएक्ट कर जाएगा, फिर से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह एक क्लोरीन बैठ जाएगा.
इसका एक बड़ा फेमस नाम है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1,1,1 ट्राई क्लोरो मीथेन। और ध्यान से याद रखना, इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ये रिएक्शन अभी भी नहीं रुका, ये रिएक्शन चलते जा रहा है। फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस जो बचा कुचा एक हाइड्रोजन है इसको भी हटा देगा, चारों क्लोरीन बैठ जाएगा। ये बन गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस रिएक्शन का यही प्रॉब्लम है कि ये चेन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी रिएक्शन को बुक में देखना, बहुत सारे बुक में इसको अलग तरीके से इस तरीके से लिखा हुआ होगा कि CH4 लिए और ऐसे लिखता है क्लोरीन प्लस HNO। यही लिखते हैं, यहाँ -HCl कर देता है। -HCl मतलब यहाँ से HCl निकल गया और ये बना देता है CH3Cl। फिर इसके ऊपर ऐसे लिखता है क्लोरीन HNO, फिर से यहाँ से एक HCl निकल गया CH2Cl2, फिर से क्लोरीन प्लस सनलाइट, फिर से HCl निकला CHCl3, and again chlorine plus HCl and it produce CCl4। अब इसके पास कोई हाइड्रोजन है नहीं रिप्लेस करने के लिए, तो यहाँ रिएक्शन रुक जाएगा। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हैलोजिनेशन, क्योंकि हैलोजन ऐड हो रहा है। ना यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, मुझे जरूर आंसर करना कि रेट ऑफ रिप्लेसमेंट का ऑर्डर जो होगा वो होगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड वाई। पहला। दूसरा चीज, इसका मैकेनिज्म क्या है इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ओपन चेन हम लोग पढ़े हैं, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, देन योर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म यहाँ फॉलो करता है ये हमें आंसर करना। थर्ड चीज कि इस चेन रिएक्शन को स्टॉप कैसे कर सकते हैं हम लोग बीच में कहीं पे। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि तुम लोग इसका आंसर मुझे इमीडिएटली लिख के भेजो। ओके ओके देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज कंबशन। कंबशन का मतलब बहुत सिंपल है, मैंने पहले ही बताया था। कोई भी हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा कंबसिबल होता है, और कंबशन का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन डालो, जला दोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। और यहाँ पे सब गैसेस फॉर्म में है, लिखने चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो। बैलेंसिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और हमेशा ये जो होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, मतलब डेल्टा एच का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़े हैं। सो कंबशन मीन्स ऑक्सीजन डालो और आग लगा दो। कार्बन ऑलवेज हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाता है। इसका अगर जनरल फॉर्मूला चाहो बैलेंस करने के लिए तो लिख सकते हो, दैट इज बैलेंसिंग इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट स्टिल कुछ ऐसा होता है 3n+1/2 O2 इज इक्वल टू NCO2 प्लस n+1 H2O। तो कोई भी अगर तुम एल्केन लो, उसकी जगह n का वैल्यू बिठाओ तो ये तुम्हारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ से। दिस इज कंबशन। नेक्स्ट होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। थर्ड इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन।
कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हमें याद रखना है कि रिएजेंट क्या यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि रिएजेंट के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का एक और नाम होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे रिएजेंट हैं। सबसे पहला याद रखना, ऑक्सीजन रहेगा, उसके साथ हम लोग कॉपर लेते हैं, हीटेड कॉपर, जिसको यूज करते हैं 523 केल्विन टेम्परेचर पे एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का रिएजेंट। दूसरा रिएजेंट जो है वो है MO2O3, ऑक्सीजन प्लस मोलिब्डेनम ऑक्साइड, MO2O3। याद रखना, ये वो छोटा होता है, ये वो बड़ा होता है, और इसके साथ हम लोग हीट यूज करते हैं। ओके, थर्ड जो रिएजेंट होता है वो भी याद रख सकते हो, दैट इज योर CH3COO होल ट्वाइस Mn। ओके, मैंगनीज एसीटेट प्लस हीट। ठीक है, ये हुआ रिएजेंट। जब इसको यूज करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, किसके लिए क्या बनता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेम रिएक्शन तो नहीं है, पर ये रिएजेंट बड़ा काम के होते हैं। तो पहला वाला देखो, अगर इसको हम लोग यूज करेंगे, मैं इसको नाम बार बार नहीं लिखूंगा इसलिए ले बोल रहा हूँ। इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, इसको वाई दे दिया, इसको जेड दे दिया, मैं बार बार नहीं लिखने वाला, हम लोग समझ सकते हो। तो अगर मैं एल्केन लूँ CH4 और इसमें पहला वाला रिएजेंट डालूं, तो जो मेरा प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा मिथेनॉल। देखो, ऑक्सीजन को ऐड किया मैंने, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करो तो भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, दैट इज मिथानॉल। अगर इसी में मैं दूसरा रिएजेंट, सेकेंड वाला रिएजेंट डालूं, तो ये बना देगा HCHO, दैट इज मिथेनॉल एल्डिहाइड, मिथेनॉल। इसका दूसरा नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। और इसी में अगर मैं अपना थर्ड वाला रिएजेंट डालूं, तो ये बना देगा CH3, सॉरी नॉट CH3, क्योंकि एक ही कार्बन है हमारे पास, तो फॉर्मिक एसिड बनाएगा HCOOH, दैट इज मीथेन ओइक एसिड, और इसी का नाम है फॉर्मिक एसिड। So on the basis of selective oxidation or controlled oxidation, we get different type of product. Okay. नेक्स्ट हम लोग का पढ़ेंगे हम लोग आइसोमेराइजेशन। है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या होगा, हम लोग आइसोमर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे नॉर्मल को आइसो फॉर्म में, नियो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम रिएजेंट एंड हीटिंग। ठीक है, एक्चुअली हीट जो है वो मेन फॉर्म है। अगर हम लोग नॉर्मल किसी एल्केन को हीट करें कोई रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो वो अपना ब्रांच फॉर्म में कन्वर्ट होते चला जाता है। ठीक है, और ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन क्या बनाएगा। तो यहाँ पे जो रिएजेंट आइसोमेराइजेशन के लिए यूज होता है वो होता है एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और यहाँ हीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन हेक्सेन है हमारे पास, CH3 CH2 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 CH3, चलो एन हेक्सेन है। इसमें अगर हम लोग ये डालें रिएजेंट एनहाइड्रस AlCl3 NaCl एंड हिट कर दें, सो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली बनता है। इसमें कोई एक मेजर होगा, कोई एक माइनर होगा, ये ब्रांचिंग हो जाता है CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन सकता है। इसके साथ साथ हमारा इसका पोजीशन जो है, जैसे सेकंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट हो सकता है, ये भी बन सकता है। और
CH2 CH3 CH2 CH3, मतलब 2 मिथाइल पेंटेन या फिर 3 मिथाइल पेंटेन, दोनों में से कुछ भी बन सकता है, जिसमें एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा और एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, दोनों में मेजर माइनर इस तरीके से बनता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ भी 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन है, आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एरोमेटाइजेशन। कितना सारा हुआ, मैंने नंबरिंग दिया था क्या, कंबशन 3, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, दिस इज 4, नेक्स्ट इज 5, आइसोमेराइजेशन, सॉरी एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन मतलब एलिफेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना। एरोमेटिक अगर तुम लोग को याद ना आता हो तो मैंने बताया था बेंजीन रिंग। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं एन हेक्सेन, मैं ऐसे लिख रहा हूँ एन हेक्सेन को समझने की सुविधा के लिए। देखो मैंने ऐसे जानबूझ के लिखा कि एक्चुअली कैसे बन रहा है प्रोडक्ट, तुम लोगों को समझ में आएगा। तो ये एन हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन, इसको मैंने स्ट्रेट ना लिख के ऐसे ब्रांच करके ऐसे घुमा घुमा के लिखा। इसको जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, कॉपर ट्यूब में यूज़ करते हैं या फिर क्रोमियम ऑक्साइड वेनेडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, जो वेरी फेमस है V2O5 या फिर Cr2O3 एट 773 केल्विन। जब इसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन जो होगा निकल जाएगा बहुत सारा, और आपस में ये डबल बॉन्ड बनाने लगेंगे। क्या होगा देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे कुछ ऐसा, CH, ये एस, इस तरीके का बॉन्ड बन जाएगा। कुछ इस तरीके का, और यहाँ से बहुत सारा हाइड्रोजन निकल जाता है, बहुत सारा, काउंट करके देख लो कितना निकलना चाहिए, है ना। यहाँ से दो, यहाँ से दो, यहाँ से एक, ऐसे करके टोटल 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स निकल जा रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसी को तो हम लोग घुमा फिरा के ऐसे लिखते थे, सो एक नॉर्मल एल्केन से हमने बेंजीन बनाया जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। तुम लोग यहाँ से मुझे जरा आंसर भेजना लिख के कि हम लोग टॉलुइन कैसे बनाएंगे। टॉलुइन मीन्स बेंजीन रिंग के ऊपर CH3। ओके, दैट विल बी योर होमवर्क, आंसर मी। ठीक है, क्या रिएक्टेंट लेंगे इधर में, जैसे एन हेक्सेन लिए तो बेंजीन बना, तो इधर क्या लेंगे और कैसे रिएक्शन करें। ओके, नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन विथ स्टीम। स्टीम के साथ रिएक्शन, सो CH4 प्लस वाटर इन द स्टीम फॉर्म, ठीक है, हीटेड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग का होता है 1273 केल्विन, ओके, अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे जब हम लोग निकेल को डालते हैं तो ये मीथेन वाटर गैस के साथ, मतलब स्टीम के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसको हम लोग वाटर गैस कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग वाटर गैस कहते हैं, जो कि इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन के काम में आता है ये, इसको हम लोग वाटर गैस कहते हैं।
ओके, सो ये इंपॉर्टेंट कुछ थे, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाया। एक और चीज़ है पायरोलाइसिस और क्रैकिंग जिसको कहा जाता है, दैट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, सुन लो थोड़ा सा। पायरोलाइसिस और इसी को हम लोग क्रैकिंग कहते हैं। क्रैकिंग मतलब तोड़ देना, पायरोलाइसिस और क्रैकिंग मतलब तोड़ देना। किसी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा हीट करें हम लोग, फॉर एग्जांपल C6H14 है, इसको बहुत ज़्यादा अगर हम लोग हीट करेंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो ये टूट जाएगा। टूट के ये अपना जो छोटा कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, टूट जाएगा। जैसे कि ये बना सकता है C6H12, और मतलब एल्कीन बनाया और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। या फिर ये बना देगा C4H8 प्लस C2H6, एल्कीन और एल्केन का मिक्सचर। ये टूट टूट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये दैट विल बी योर होमवर्क। मुझे आंसर करके बताना कि एक एक का स्ट्रक्चर बना के कैसे टूट टूट के क्या क्या बना सकता है पॉसिबल। So that's all for alkane. In next class, I will send you the videos of alkene and alkyne, the same preparation, physical property and chemical. Okay, thank you.